नमस्कार साथियों। वर्तमान में न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। समाचार सुर्खियों में है। कॉलेजियम सिस्टम को सरेआम क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से यह भी देखने में आया कि सीजेआई साहब की मंच पर उपस्थिति में ही केंद्रीय कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति केंद्र शासन करता था। केंद्र शासन की सिफारिश को राष्ट्रपति महोदय मंजूरी देते थे। सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया। उसके उपरांत यह व्यवस्था हुई कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट सीजेआई एवं 4 सीनियर जजेस रिकमेंड करेंगे और केंद्र शासन को भेजेंगे। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एवं 2 सीनियर जजेस हाई कोर्ट जजेस का नाम रिकमेंड करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उसे नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार के पास भेजेगा। सन 2013 में भारत सरकार एक बिल ले आई, एनजेएसी बिल। एनजेएसी बिल में यह व्यवस्था की गई कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस ही हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति नहीं कर सकते। एनजेएसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर जजेस, केंद्रीय कानून मंत्री और उसके साथ 2 देश के ख्यातिलब्ध नाम रहेंगे जो जजेस के अपॉइंटमेंट करेंगे। यह बिल पास भी हो गया। उसके उपरांत 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात मानते हुए इसे निरस्त कर दिया। विवाद तब से ही खड़ा हुआ है। कटाक्ष तब से ज़्यादा हो रहे हैं और सीजेआई साहब की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा इस कॉलेजियम सिस्टम पर कटाक्ष किया जा रहा है। 2 बातें आती हैं जो इस कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में मुख्य तौर पे आती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंसी और परफेक्शन नहीं है। नॉन ट्रांसपेरेंसी है इसलिए परफेक्शन नहीं है यह मानना चाहिए। परफेक्शन नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट है या नहीं है इस पर बहुत गहन विचार होना है, परंतु नॉन ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता नहीं है, इसलिए यह सिस्टम परफेक्ट नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाई कोर्ट जजेस के लिए जब कॉलेजियम सिस्टम में नाम रिकमेंड होते हैं तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स को ही नहीं मालूम होता कि हमारे बीच में से किन जजेस के नाम कॉलेजियम में गए हैं। कॉलेजियम ने उन नामों पर क्या विचार किया, उन नामों पर उनकी क्या रिकमेंडेशन आई, चीफ जस्टिस की या 2 सीनियर जजेस की उसमें कंसेंट है कि डिसेंट है, यह भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स को पता नहीं रहता। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को पता नहीं रहता। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से नाम इनवाइट नहीं किए जाते। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। और
जजेस के नाम कॉलेजियम सिस्टम में सिलेक्ट होकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने भेज दिए जाते हैं। पारदर्शिता कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। क्या जिन नामों पर हाई कोर्ट के कॉलेजियम में सहमति बन रही है उसे हाई कोर्ट द्वारा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें छुपाने की क्या बात है? हमारे बीच के ही प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं जिनको आप कॉलेजियम सिस्टम से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो पता होना ही चाहिए कि हमारे बीच के ऐसे कौन से विद्वान अधिवक्ता हैं जिनका नाम आपने चयनित किया है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसमें चीफ जस्टिस की सहमति है, दोनों सीनियर जजेस की सहमति है, क्या तीनों में से किसकी सहमति है, किसकी असहमति है, यह बिल्कुल पता होना चाहिए। यही पारदर्शिता है। इस पे आरटीआई भी लागू नहीं है। हम यह इन्फॉर्मेशन किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। यह गोपनीय है। यह गोपनीय क्यों है भाई? इसमें गोपनीयता की क्या बात है? हमारे सामने जिनका नाम आप हाई कोर्ट जज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वह हमारे सामने ही 15 साल 20 साल प्रैक्टिस किए हुए एडवोकेट्स हैं। हम आपके सिस्टम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, पर हमारा यह अधिकार है कि आप जिन नामों को सिलेक्ट कर रहे हैं उन नामों के बारे में हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर एडवोकेट को पता होना चाहिए कि हमारे बीच का कौन अधिवक्ता कल हमारे सामने जज के रूप में अपॉइंट हो रहा है। और यदि वो मेरिट पे अपॉइंट हो रहा है तो इसमें छुपाने की, गोपनीयता बरतने की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस को प्रमोट करके हाई कोर्ट जज अपॉइंट करते हैं, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। सीनियर जजेस रहते हैं, 25 साल 30 साल की उनकी सर्विस हो गई होती है, बहुत अच्छे जज साबित भी होते हैं हाई कोर्ट में। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर एडवोकेट्स को हाई कोर्ट जज अपॉइंट क्यों नहीं करते? जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को प्रमोट करके हाई कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक सीनियर एडवोकेट को जो 25 साल 30 साल प्रैक्टिस कर चुका और हर विधा में उसको महारत हासिल है, सिविल में, क्रिमिनल में, सभी केसेस में वह ज़मीन से जुड़ा हुआ, कानून की बहुत बारीक पहलुओं से जुड़ा हुआ एक अधिवक्ता है, उनको आप क्यों नहीं सिलेक्ट करते? क्या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा एडवोकेट ही हाई कोर्ट जज बन सकता है? नहीं। आपको यदि हाई कोर्ट जज बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जज प्रमोट कर सकते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को भी हाई कोर्ट जज बना सकते हैं। ये आपके सिस्टम की पारदर्शिता होनी चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तभी यह सिस्टम में परफेक्शन आएगा। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि हाई कोर्ट जज का बेटा, हाई कोर्ट जज का भतीजा, हाई कोर्ट जज का जूनियर, हाई कोर्ट जज का रिश्तेदार हाई कोर्ट जज अपॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, किराना व्यापारी का बेटा किराना दुकान चला सकता है, ऑटोमोबाइल व्यापारी का बेटा ऑटोमोबाइल शॉप चला सकता है, तो जजेस का बेटा अच्छे एडवोकेट होने के बाद जज अपॉइंट क्यों नहीं हो सकता? यदि योग्य हो तो। योग्यता पैमाना होना चाहिए, योग्यता ही एकमात्र मापदंड होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि सिर्फ कि जजेस के बेटे जज नहीं बन सकते, जजेस के जूनियर जजेस नहीं बन सकते, जजेस के रिश्तेदार जजेस नहीं बन सकते। योग्यता है तो सभी बन सकते हैं, पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। यदि किसी का सिलेक्शन हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम में तो बार को मालूम होना चाहिए कि किसके नाम पर आप विचार कर रहे हैं और उसके नाम पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आपने उसके नाम पर लिखा क्या है। आप अपने कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी रखिए, हाई कोर्ट के 2 डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स को भी रखिए, उनसे भी सलाह लीजिए, तभी तो पारदर्शिता इस सिस्टम में आएगी। और तभी इस तरह का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है,
न्यूज़ चैनल्स में हो रहा है, सीजीआई की उपस्थिति में मंच में हो रहा है, इस पर हम रोक लगा सकते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हमेशा कहते रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में परफेक्शन की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं 100% परफेक्ट है, 100% ट्रांसपेरेंट है, कुछ ना कुछ कमी है। और यदि प्रश्न उठ रहे हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देने की जवाबदारी हमारी है। हम कॉलेजियम सिस्टम के विरोधी नहीं हैं। हम बिल्कुल किसी भी राजनीतिक दल या शासन की दखलंदाजी इस सिस्टम में नहीं चाहते। हमारे जजेस बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके सामने 10 साल 15 साल कोई एडवोकेट प्रैक्टिस किया है, तो वह उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसकी प्लीडिंग्स को वो जज बहुत अच्छे तरीके से जानता है। दिक्कत सिर्फ यह है कि वो नाम कौन से हैं यह किसी को पता नहीं रहता। जब आप हमारे बीच में से अच्छे अधिवक्ताओं को जजेस के रूप में सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके नाम डिस्क्लोज करने में दिक्कत क्या है? आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखिए। हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बीच के ये 4 या 5 या 6 नाम जो हैं ये आप रिकमेंड कर रहे हैं, इनके बारे में आपने क्या कंसेंट, क्या डिसेंट दी है, ये हम सबको जानकारी लगेगी। यही ट्रांसपेरेंसी है जो केंद्रीय कानून मंत्री खुले मंच से कह रहे हैं कि आप एक बंद कमरे में जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या विचार करते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये कहीं से किसी को पता ही नहीं रहता। यह गलत है। इस पे ही ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और जिस दिन ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, आपका सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के अवमानना की श्रेणी में आती है। और उसके उपरांत भी यदि यह प्रतीत हो कि मैंने कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता के बारे में बात करके कोर्ट की अवमानना की है, तो मैं उस अवमानना को झेलने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। परितोष त्रिवेदी, सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर। जय हिंद, जय भारत।